जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो राजस्थान जीके की क्लास के अंतर्गत हमारा चल रहा था राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के महत्वपूर्ण ट्यूशन चल रहे थे। तो उसके अंतर्गत 2 क्लास अपनी हो चुकी है। उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए तीसरी क्लास आज मैं आपको दे रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये मतलब जो अपन ने पढ़ाया उसमें से सारांश निकाल के, और इसमें वो भी क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो कहीं आपने कोई एग्जाम दी होगी तो आप भी देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजपूत युग कहा जा सकता है। तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता बिल्कुल ऐसे छिन्न भिन्न सी हो गई थी। तो उसको राजपूतों ने क्या किया, संगठित किया। राजपूत जाति ने एक तरीके से भारत में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। और राजपूत जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का जो समय है, क्योंकि उस समय राजपूतों का ही शासन स्थापित हो गया था ज़्यादातर भारत में, तो उस समय को ही राजपूत युग के रूप में जाना जाने लगा। और 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक राजपूतों का वर्चस्व पूरे भारत में लगभग फैल चुका था। और इसलिए जो ये समय है, इसका नाम ही राजपूत काल पड़ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी यात्री हेमन सांग जो हर्षवर्धन के समय आया, उसने अपने ग्रंथ में राजाओं को लिखा। तो उस समय जो राजा थे उसको उन्होंने कहीं पर तो क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया और कहीं पर राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उस टाइम तक राजपूत जाति अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन इन शब्दों के द्वारा जो राजा थे, उनको जो चीनी यात्री हेवेनसांग आए थे, उन्होंने राजाओं को संबोधन दिया, या कहीं तो उन्होंने अपने ग्रंथों में इनको क्षत्रिय से संबोधित कर दिया, लिख दिया, और कहीं उन्होंने राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो राजपुत्र से संबोधित कर दिया। तो इससे साम्यता बिठाते हुए भी कई विद्वान कहते हैं कि जैसे राजपुत्र का वो होते होते धीरे धीरे होता है ना, वंश होते होते राजपूत हो गया। उस तरीके से भी इस चीज को देखा जाता है कि भाई ये जो चीनी यात्री आए थे इंसान, उन्होंने तो पहले ही लिख दिया राजपुत्र। तो इस तरीके से ये रिलेटेड करके देखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह क्या करते थे? तो राजपूत जो प्राचीन क्षत्रिय थे, उनकी तरह अश्व तथा अस्त्र पूजा किया करते थे। जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो क्षत्रिय थे, जो राजा थे, जो राज्य करते थे, राजाओं को प्राचीन काल में क्या कहा गया? क्षत्रिय। जो योद्धा युद्ध करते थे और राज्य की रक्षा करते थे और राजकार्य को संभालते थे, उनको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था, या आर्यपुत्र भी कह देते थे। तो ये कहा जाता था। और ये लोग क्या करते थे? प्राचीन काल में जो क्षत्रिय थे, वो यहाँ पे अश्व मतलब घोड़ा बहुत जरूरी था। युद्ध क्षत्रियों का कार्य क्या था? युद्ध करना, और युद्ध के लिए घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उस समय घोड़े की बहुत ही महिमा थी। तो घोड़े का क्या किया जाता था? पूजन किया जाता था, घोड़े की पूजा की जाती थी। क्योंकि कहीं पे गंतव्य के साधन भी नहीं थे, कि आने जाने के लिए भी घोड़ा बहुत जरूरी था, घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। और युद्ध होता था, तो युद्ध के समय भी घोड़े का इस्तेमाल होता था। तो आने जाने में और युद्ध में घोड़े का इस्तेमाल अनिवार्य था। और उस समय घोड़े की इस वजह से पूजा भी की जाती थी। और अस्त्र पूजा इसलिए की जाती थी कि उससे देश की रक्षा की जाती थी। कई राज्य स्थापित करने, अस्त्र की बल पे तो राज्य स्थापित होते थे, इसलिए अस्त्र शस्त्र की पूजा होती थी और अश्वों की पूजा होती थी। तो वैसे ही जो हम राजपूत थे,
तो राजपूतों में भी यह प्रथा प्रचलित थी। वो भी अश्व की पूजा करते थे, अश्व को पवित्र भी, गाय को मानते थे पवित्र तो, लेकिन अश्व को भी पवित्र मानते थे और अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा करते थे राजपूत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजपूत प्राचीन आर्यों की भांति किसमें विश्वास करते थे? यज्ञ तथा बलि प्रथाओं में। हमारे भारत में प्राचीन काल में जो आर्य थे, तो आर्यों में बहुत ज्यादा यज्ञों का प्रचलन था। मूर्ति पूजा नहीं थी उस समय, मूर्ति पूजा का प्रचलन तो बाद में हुआ था। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, वैदिक काल में तो यज्ञों का प्रचलन था। और प्राचीन जो आर्य थे वो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और यज्ञ करके उसमें बलि दिया करते थे। पहले तो मतलब मनुष्य की भी बलि दी जाती थी, पशु की भी बलि दी जाती थी, पर वो बलि प्रथा में विश्वास करते थे। और जब यज्ञ करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान किया करते थे, तो उनमें क्या करते थे, वो बलि दिया करते थे। और उसी तरीके से जो हमारे देश में राजपूत हुए, राजपूत योद्धा हुए, तो उनका विश्वास भी यज्ञ प्रथा में भी था और बलि प्रथा में भी था। वो भी यज्ञ किया करते थे, करवाते थे यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा, और बाकायदा उसमें बलि भी दिया करते थे। तो उस टाइम ऐसे कोई कानून तो था नहीं, जैसे आज बन गया कि भाई बलि प्रथा निषेध, तो वैसा कोई कानून नहीं था। तो बलि प्रथा प्रचलित थी, तो राजपूतों ने भी इस बलि प्रथा को अपना लिया। राजपूतों के समय में भी बलि प्रथा प्रचलित थी, बलि दी जाती थी, चाहे वो इंसान की बलि दो, चाहे जानवर की बलि, लेकिन यह प्रथा प्रचलित थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रवरदाई किसके दरबारी विद्वान थे? तो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान भी थे और उनके मित्र भी थे। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखा था और उसमें उन्होंने तराइन के युद्ध का वर्णन भी किया उस ग्रंथ में। और जो ये चंद्रवरदाई है, इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के द्वारा किए गए आबू पर्वत पे जो यज्ञ किया, उससे उत्पत्ति बताई है इन्होंने। और चंद्रवरदाई ने तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन अपनी इस पुस्तक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजपूतों की मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो राजपूतों की मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत डी.पी. चट्टोपाध्याय ने दिया। मतलब इनका मानना है कि राजपूत किसी एक वंश के वंशज नहीं है, इन्होंने मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है कि इनका कहना है कि कुछ लोग बाहर से आए, कुछ यहाँ के थे, और इस प्रकार से बाहर से आने वाले और यहाँ से आने वाले, मतलब एक तरीके से मिश्रित जाति है, कोई एक जाति नहीं है। राजपूत मिश्रित वंश है, मिश्रित वंश से उत्पन्न हुआ है ये राजपूत जाति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की पूजा भारत में कब से प्रचलित थी? तो भारत में जो सूर्य की पूजा है वो वैदिक काल से प्रचलित थी। पहले भी वैदिक काल में आपको भी पता होगा, आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि वैदिक काल में प्रकृति पूजा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। मूर्ति पूजा नहीं थी उस टाइम, प्रकृति पूजा, जैसे वृक्षों की पूजा की जाती थी, नदियों की पूजा की जाती थी, सूर्य की पूजा की जाती थी, चंद्रमा की पूजा की जाती थी। तो इस तरीके से अग्नि की पूजा की जाती थी, अग्नि देवता। अग्नि को भी वैदिक काल में, हमारे जो वैदिक शास्त्र है उनमें अग्नि को भी देवता माना गया है, जल को भी देवता माना गया है, सूर्य को भी देवता माना गया है, चंद्रमा को भी देवता माना गया है। ये जो आधुनिक सिद्धांत प्रचलित है वो नहीं मानते, हमारे शास्त्रों में ये इनको पवित्र और इनको एक तरीके से देवता माना गया है, सूर्य को, चंद्र को, जल को, सबको। तो वैदिक काल में सूर्य पूजा प्रचलित थी और वैदिक काल से प्रचलित होते होते आज भी हमारे समाज में सूर्य पूजा का प्रचलन है। आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, तो उसी तरीके से सूर्य पूजा का प्रचलन वैदिक काल से ही चला आ रहा है। और इसी के साथ अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूरे हुए। कल मैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी और बीच में अपनी थ्योरी की क्लास भी चल रही है, तो उन क्लासों को भी आप पहले थ्योरी की क्लासों को लें, उसके बाद इन प्रश्नों को पढ़ो,
तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। थ्योरी की क्लास भी लेना उतना ही अनिवार्य है जितना इन क्वेश्चनों को, और किसी के पास समय नहीं हो और वो थ्योरी नहीं ले सकता तो वो इन क्वेश्चनों को भी पढ़ सकता है, तो इससे भी 100% उसको बेनिफिट होगा। इसलिए इन क्लासों को ले, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।